Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की जो न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 3 सेल्स एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स इसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स। तो बच्चों से पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्टेम सेल्स को तफसील से स्टडी किया और उनकी कैटेगरीज को तफसील से पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। तो स्टेम सेल्स क्या होते हैं मैं दोबारा थोड़ा सा आपको रिव्यू करवा देता हूँ। स्टेम सेल्स हमारे पास ऐसे खास किस्म के सेल्स होते हैं, यूनिक सेल्स होते हैं जिनके पास ये एबिलिटी होती है कि वो बॉडी के किसी भी सेल के अंदर डिफरेंशिएट हो सकते हैं। क्लियर? अब बच्चों अब वो किन किन सेल्स के अंदर डिफरेंशिएट हो सकते हैं, उनकी पोटेंसी क्या है बॉडी के सेल्स में डिफरेंशिएट होने की। बच्चों ये जो इनकी कैटेगरी है ना, इनकी जो पोटेंसी है, इस लिहाज से इनकी 5 कैटेगरीज बनाते हैं। एक को हम कहते हैं टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स, एक को हम कहते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, एक को हम कहते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स, एक को हम कहते हैं ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल्स और बच्चों एक को हम कहते हैं यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो इसकी 5 कैटेगरीज हमने इससे पिछले लेक्चर के अंदर तफसील से स्टडी की। तो बच्चों आज के इस लेक्चर के अंदर हम मेनली यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स को स्टडी करेंगे। और बच्चों स्टेम सेल्स जो हैं इनके मेडिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही हैरानकुन इनके इस्तेमालात हैं। जब आप इनको स्टडी करेंगे तो आप लोगों को अंदाजा होगा। बच्चों आपकी बुक के अंदर ना इसके 3 यूजेस जो हैं, यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स में 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हम इन 3 पॉइंट्स को जो है वो तफसील से स्टडी करते हैं। बच्चों जो सबसे पहला पॉइंट है ना, इसे रीजनरेटिव मेडिसिन क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बच्चों? रीजनरेटिव मेडिसिन। बच्चों इससे ना एक और नाम भी देते हैं, इसे हम स्टेम सेल थेरेपी का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों? स्टेम सेल थेरेपी। अब बच्चों इसमें हम करते क्या हैं, ठीक है? स्टेम सेल थेरेपी में, थेरेपी कहते हैं इलाज को, स्टेम सेल्स की मदद से इलाज करते हैं। बच्चों स्टेम सेल की मदद से कैसे इलाज करते हैं? आमतौर पे किसी बीमारी के अंदर बॉडी के किसी पार्ट के जो सेल्स जिनकी डेथ हो गई है, हम स्टेम सेल्स की मदद से उन सेल्स को नया बनाकर ठीक है वहां पे लगा देते हैं। क्लियर? तो बच्चों इस तरह से जो तरीकाकार है जिसमें हम स्टेम सेल्स को इस्तेमाल करते हैं इसको स्टेम सेल थेरेपी या फिर रीजनरेटिव मेडिसिन। मेडिसिन मतलब ऐसा इलाज बच्चों जहां पे हम चीजों को क्या कर रहे हैं, दोबारा से रीजनरेट कर रहे हैं, दोबारा से नए तौर पे बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हुए बना रहे हैं, जिससे रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं। तो बच्चों आए हम इसको देखते हैं। वो कहता है स्टेम सेल्स हैव द पोटेंशियल, स्टेम सेल्स के पास ये सलाहियत होती है टू रिपेयर, कि वो दोबारा से ठीक कर सकें, और रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है बच्चों? मिसाल के तौर पर बॉडी का एक हिस्सा जो है वो डैमेज हो गया, आप उसको रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई और जो है वो ठीक हिस्सा लगा दे, तो इसे कहते हैं रिप्लेस करना। रिपेयर में क्या होता है? ऑलरेडी प्रेजेंट हिस्से को आप क्या करते हैं, दोबारा से ठीक करते हैं। रिप्लेस में क्या करते हैं? पुरानी वाली चीज को निकाल के नई चीज लगा देते हैं, इसे कहते हैं रिप्लेस। तो रिप्लेस या रिपेयर कर सकते हैं डैमेज टिश्यूज या ऑर्गन्स को, ठीक है? तो स्टेम सेल्स के पास बच्चों ये सलाहियत होती है कि जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स या टिश्यूज जो डैमेज कर चुके हैं, ठीक है, जो खराब हो चुके हैं, उसके अंदर थोड़ा सा डिफॉल्ट आ गया तो उसको रिपेयर कर सकते हैं या उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। बच्चों देयरफॉर इसी वजह से दे आर यूज, ये इस्तेमाल होते हैं फॉर ट्रीटिंग कंडीशंस, ठीक है? जो कंडीशंस कहते हैं हालात को, यहाँ पे कंडीशन से बात क्या है? बीमारियां हैं, ठीक है? कौन कौन सी बीमारियों के इलाज के लिए? जैसे कि स्पाइनल कोड इंजरी, स्पाइनल कोड की जख्म हो गए बच्चों, आमतौर पे ना स्पाइनल कोड के लोकेशन आपको पता है कि हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो है वो स्पाइनल कोड मौजूद होते हैं। अब जो ब्रेन और स्पाइनल कोड ने हमारी सारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है, ये हमारे बॉडी का नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी का। तो बच्चों अगर इनकी इंजरीज आ जाए तो सारी बॉडी की फंक्शनिंग इफेक्ट होती है। तो आमतौर पर फर्ज करें स्पाइनल कोड की कोई इंजरी हुई और स्पाइनल कोड के जो न्यूरॉन्स थे जो स्पाइनल कोड को बना रहे थे उनकी डेथ हो गई, तो हम स्टेम सेल का इस्तेमाल करते हुए उनको दोबारा से बना सकते हैं और जगह पे लगा सकते हैं। बच्चों इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि डायबिटीज है ना, जिसे हम आमतौर पर शुगर कहते हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। तो हम नाम देते हैं टाइप 1 डायबिटीज का, और बच्चों एक को हम नाम देते हैं टाइप 2 डायबिटीज का। अब बच्चों जो टाइप 1 डायबिटीज है ना, ये आमतौर पर बच्चों के अंदर होती है, यानी कि इब्तदाई उम्र में 25 साल से पहले पहले होती है ना, जब वो टाइप 1 डायबिटीज है। और टाइप 2 जो है ये आमतौर पे 40 साल से बाद होती है, इसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। बच्चों डायबिटीज का अभी हम इसको डिटेल से नहीं स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको टाइप 1 जो कि यहाँ पे जिक्र है टाइप 1 का, तो मैं आपको टाइप 1 को थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसी मिसाल के साथ हम बाकी स्टेम सेल्स के इस्तेमाल को भी समझ लेंगे। बच्चों होता क्या टाइप 1 डायबिटीज के अंदर? बच्चों ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस की डेफिनेशन है। बच्चों ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ऑटो इम्यून डिजीज है। मैं आपको बताता हूँ ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है। बच्चों कैरेक्टराइज्ड बाय, जिसकी पहचान क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स इन द पेनक्रियास। अब बच्चों इसकी आपको समझ नहीं आई होगी, हम नीचे से स्लाइड पढ़ते हैं फिर ऊपर की तरफ आते हैं। अब बच्चों हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियास, ये आपको नजर आ रहा है। अब जो पेनक्रियास है ना, जो इसके 2 हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं इसका एक्सोक्राइन पोर्शन। एक्सोक्राइन आपको पता है ऐसा पोर्शन जो कि अपनी सेक्रेशंस को क्या करता है बच्चों? ट्यूब के जरिए, ठीक है, ट्यूब के जरिए खारिज करता है, ठीक है, इसे हम एक्सोक्राइन कहते हैं।
जबकि बच्चों इसका उल्ट होता है एंडोक्राइन पोर्शन। एंडोक्राइन में क्या होता है बच्चों, ये एक ऐसा पोर्शन होता है जो कि अपनी सिक्रीशन को डायरेक्ट ब्लड में डाल देता है। कहां पे डाल देता है? ब्लड में डाल देता है। पेनक्रियास के बच्चों दो पोर्शन होते हैं, एक होता है इसका एक्सोक्राइन और एक है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन पोर्शन है ना बच्चों, वो क्या करता है, वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। और पेनक्रियाटिक जूस आपको पता है कि वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडिनम, वहां पे वो डाइजेशन करवाता है। ठीक है, क्या करवाता है बच्चों? डाइजेशन करवाता है। कौन करवाता है? पेनक्रियाटिक जूस, क्योंकि पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पोर्शन से रिलीज होता है। जबकि बच्चों जो पेनक्रियास का एंडोक्राइन पोर्शन है, इसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम्स का नाम देते हैं। हम अपनी मैट्रिक के अंदर स्टडी करके आए हैं, जिसे हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम्स का नाम देते हैं। बच्चों इसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं अल्फा सेल्स और एक को हम कहते हैं बीटा सेल्स। अब बच्चों ये जो अल्फा सेल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, ये अल्फा सेल्स क्या करते हैं बच्चों, एक हार्मोन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं ग्लूकागोन। और बच्चों जो बीटा सेल्स है ना, ये हार्मोन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं इंसुलिन। अब बच्चों इंसुलिन क्या करती है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, और ग्लूकागोन क्या करता है बच्चों, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। अब बच्चों डायबिटीज क्या है? डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब बच्चों ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्यों बढ़ता है? क्योंकि इंसुलिन रिलीज नहीं होती। अब बच्चों इंसुलिन रिलीज क्यों नहीं होती टाइप 1 डायबिटीज में बच्चों? ये इस वजह से कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। अब बच्चों इम्यून डिसऑर्डर से क्या मुराद होता है, हमारी बॉडी के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं जो कि हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, हमारी बॉडी की हिफाजत करते हैं। अब बच्चों जब हमारी इम्यूनिटी, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, हमारी फौज जो हमारी बॉडी की है, जब वो हमारे जिस्म की ही सेल्स की, ठीक है, किल करना शुरू कर दे, हमारे बॉडी के ही सेल्स को मारना शुरू कर दे, तो बच्चों इसके नतीजा में जो बीमारी होती है इसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। क्या कहते हैं बच्चों? ऑटो इम्यून डिजीज। तो बच्चों इसके टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है बच्चों, जो हमारी बॉडी के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारी ही बॉडी का जो पेनक्रियाज ऑर्गन है, इसके बीटा सेल्स को बच्चों क्या करना शुरू कर देते हैं, किल करना शुरू कर देते हैं। जब बीटा सेल्स नहीं होंगे तो क्या इंसुलिन बनेगा? इंसुलिन नहीं बनेगी। जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो जाहिर सी बात है ब्लड में ग्लूकोज को कम करने वाला कोई भी चीज नहीं है। जब कोई हार्मोन नहीं है ब्लड में ग्लूकोज को कम करने वाला, तो पेशेंट में ब्लड का ग्लूकोज लेवल क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इसको हम बच्चों टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। देखिए क्या है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज की आपको समझ आ गई है, एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे खिलाफ इस्तेमाल होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रक्शन, तबाही होती है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स की पेनक्रियास के अंदर। क्लियर? तो आप लोगों ने इसे लिख लेना, आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। तो बच्चों ये जो टाइप 1 डायबिटीज के अंदर, ठीक है, बीटा सेल्स, अब देखिए बीटा सेल्स यहाँ पे नहीं बन रहे। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेम सेल्स की मदद से हम दोबारा से बीटा सेल्स को क्या कर सकते हैं बच्चों, बना सकते हैं। ये स्टेम सेल का एक इस्तेमाल है। ठीक है, हम इसे टाइप 1 डायबिटीज को इससे ठीक कर सकते हैं बच्चों। इसी तरह पे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है पार्किंसंस डिजीज। बच्चों क्या है पार्किंसंस? बच्चों पार्किंसंस डिजीज है ना, जो ब्रेन की एक डिजीज है, ब्रेन की एक बीमारी है। इस बीमारी के अंदर होता क्या है, हमारे ब्रेन के अंदर ना, ठीक है, कुछ न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? कुछ न्यूरॉन्स की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। बच्चों उन न्यूरॉन से ना एक हार्मोन निकलता है, इसे हम डोपामीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? डोपामीन कहते हैं। तो जब ये न्यूरॉन्स है ना जो बच्चों, अभी डोपामीन हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। अब बच्चों जब इन न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है तो डोपामीन रिलीज नहीं होता। जब डोपामीन रिलीज नहीं ना होता बच्चों, तो बॉडी में ना, ठीक है, आप इस तरह से समझें कि अब नॉर्मल मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब नॉर्मल मूवमेंट से क्या मुराद है, ठीक है, जो हैंड जो है वो मुसलसल शिवरिंग करता रहेगा, कांपता रहेगा। ठीक है, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं रहती। तो ये एक पार्किंसन डिजीज है। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स की क्या हो जाती है बच्चों, डेथ हो जाती है। तो पार्किंसन डिजीज को हम, ठीक है, स्टेम सेल की मदद से जिन न्यूरॉन्स की डेथ हुई है उनको दोबारा से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बना सकते हैं। एंड हार्ट डिजीज और बच्चों दिल की बीमारियां, आपको पता है कि हार्ट अटैक में क्या होता है बच्चों, आप मैट्रिक के अंदर पढ़ के आए हैं, हार्ट अटैक में जो हार्ट है ना, हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती, जिसकी वजह से हार्ट के कुछ सेल्स की डेथ हो जाती है। तो बच्चों हार्ट के कुछ सेल्स की जब डेथ हो जाती है तो वहां पे हम स्टेम सेल्स के जरिए इनको दोबारा से बना सकते हैं। तो बच्चों जो स्टेम सेल थेरेपी है ना, जिसे हम रीजनरेटिव मेडिसिन कहते हैं, इसमें हम स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इनके पास एक सलाहियत होती है कि बॉडी के डैमेज टिश्यू या ऑर्गन्स को क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो बच्चों कौन कौन सी कंडीशन है आपने ध्यान रखना है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज हो गया, टाइप 1 डायबिटीज को मैंने आपको तफसील से बता दिया, पार्किंसंस डिजीज को मैंने आपको बता दिया, और हार्ट डिजीज का मैंने आपको बता दिया। क्लियर? तो आप लोगों ने इनको जहन में रखना है बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो सेकंड यूज है इसका स्टेम सेल्स का, दिस इज ड्रग टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। बच्चों क्या है ड्रग टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट? बच्चों ड्रग कहते हैं मेडिसिन को, अद्वयात को कहते हैं। बच्चों हम स्टेम सेल्स की मदद से जो हमारी मेडिसिन हैं इनको हम टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आया कि हमारी अद्वयात जो है वो ठीक है कि नहीं है। और बच्चों हम इनसे ड्रग्स बना भी सकते हैं, डेवलप भी करवा सकते हैं। बच्चों किस तरह से, आज हम इसको रीड करते हैं। कहते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग स्टेम सेल्स इनटू स्पेसिफिक सेल टाइप्स। बच्चों स्टेम सेल्स को खास किस्म के सेल टाइप्स में डिफरेंशिएट करवा के, वाज़ह करा के,
रिसर्चर्स मतलब वो साइंटिस्ट जो कि रिसर्च कर रहा है स्टेम सेल को इस्तेमाल करके, ठीक है, कैन क्रिएट मॉडल्स ऑफ ह्यूमन डिजीजेस, तो वो इंसानी डिजीज के मॉडल्स को क्रिएट कर सकता है। बच्चों मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, हम टाइप 1 डिजीज की एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों एक पेशेंट है जो उसको टाइप 1 डायबिटीज है। क्या है बच्चों? टाइप 1 डायबिटीज है। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम उसकी बॉडी से, हम स्टेम सेल्स की मदद से उसकी बॉडी से हम स्टेम सेल्स लेंगे। बच्चों स्टेम सेल्स लेने के बाद, ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी बॉडी से स्टेम सेल्स लेंगे। स्टेम सेल्स लेने के बाद बच्चों हम उनसे क्या बनाएंगे, हम उनसे, ठीक है, पेनक्रियाज और लिवर और पेनक्रियाज और कुछ ऑर्गन जो कि इंसुलिन को बॉडी में कंट्रोल करते हैं, फर्ज करें लिवर है, पेनक्रियाज है, ठीक है, तो हम उनसे स्टूडेंट्स ये मेन ऑर्गन्स बना लेंगे। अब जो पेनक्रियाज है, अब जब हम उसकी बॉडी से स्टेम सेल्स लेंगे तो उसकी बॉडी जाहिर सी बात है, जो पेनक्रियाज होगा, पेनक्रियाज में जाहिर सी बात है बच्चों, आपको पता है कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस भी बनेगा। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस बनेगा तो बच्चों वहां पे बीटा सेल्स भी बनेंगे। अब बच्चों हम देखेंगे कि किस तरह से जो बीटा सेल्स है उनकी डेथ होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो किस तरह से उनको किल करते हैं, डिजीज तक क्या प्रोसेस होता है। बच्चों जब हमें समझ आ जाएगा ना, अच्छा जब बाहर से ये चीज आती है तो बीटा सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल बीटा सेल्स पे इस तरह से अटैक करते हैं और इसको इस तरह से किल करते हैं। जो बच्चों हमें बीमारी की समझ आ जाती है ना, कि कोई बीमारी किस तरह से सेलुलर लेवल पे इफेक्ट कर रही है, सेल को किस तरह से इफेक्ट कर रही है, तो हमें उसकी अगेंस्ट मेडिसिन बनाना बहुत आसान हो जाता है जब हमें बीमारी सेलुलर लेवल पर अंडरस्टैंड हो जाती है। तो बच्चों स्टेम सेल्स की मदद से साइंटिस्ट क्या करते हैं, मखसूस तरह के सेल के टाइप्स बनाते हैं, ठीक है, और रिसर्चर्स क्या करते हैं, ह्यूमन डिजीजेस के मॉडल्स बनाते हैं। फिर उन मॉडल्स को बना के इंसानी बीमारी है ना जो उसका मॉडल बना के फिर इसको समझते हैं सेलुलर लेवल पे आखिर ये बीमारी किस तरह से फैल रही है, किस तरह से बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा रही है। जब बच्चों इस बात की समझ आ जाती है, फिर इन्हीं मॉडल्स के ऊपर बच्चों ड्रग्स, अलग अलग ड्रग्स दी जाती हैं और देखा जाता है कि किस ड्रग का बॉडी के किस पार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या किया जाता है, ड्रग्स के इफेक्ट को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि आया कि ड्रग का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई साइड इफेक्ट है तो कोई खतरनाक साइड इफेक्ट तो नहीं है। अगर कोई खतरनाक साइड इफेक्ट है तो बच्चों इसको, इस जो ड्रग है ना इसको फिर प्रिस्क्राइब नहीं किया जाएगा पेशेंट को। अगर हमें पता चले कि ड्रग जो है ये मौसर है बीमारी के लिए और इसके साइड इफेक्ट्स भी कम है तो फिर इस ड्रग को पेशेंट को दे दिया जाएगा। और जो पहले ये होता था स्टेम सेल से पहले, कि ये जो ड्रग्स थे ना इनके इफेक्ट्स को चेक करने के लिए एनिमल्स का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे? एनिमल्स में देखते थे कि दवाइयां जो है एनिमल्स के अंदर किस तरह से इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल अगर किसी मेडिसिन का कोई बहुत बुरा साइड इफेक्ट हो जाए और एनिमल की डेथ हो जाए तो एनिमल की डेथ होगी, इंसानी जान ज्यादा कीमती है, ठीक है, तो ह्यूमन लाइफ जो है वो बच जाएगी। तो ड्रग इफेक्ट्स को स्टडी करने के लिए पहले एनिमल्स का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब स्टूडेंट्स स्टेम सेल्स की मदद से क्या हुआ है कि जो एनिमल्स हैं उनका इस्तेमाल भी क्या हो गया, एनिमल मॉडल्स का इस्तेमाल भी कम हो गया। अब हमारा जो मेन फोकस है वो हम स्टेम सेल्स की मदद से इंसानी ऑर्गन्स को ही इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे ड्रग टेस्टिंग कर सकते हैं और ड्रग को डेवलप करवा सकते हैं। तो बच्चे यहाँ देखें, बट डिफरेंशिएटिंग स्टेम सेल्स को वाज़ेह करवा के इनटू स्पेसिफिक सेल टाइप्स, मखसूस किस्म के सेल टाइप्स में रिसर्चर्स कैन क्रिएट मॉडल्स ऑफ ह्यूमन डिजीजेस। जो तहकीक करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो इंसानी डिजीज के मॉडल्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दी कि किस तरह से मॉडल्स को क्रिएट करते हैं। वो सेलुलर लेवल पे बीमारी को समझते हैं, जब बीमारी उन्हें समझ में आ जाती है फिर क्या करते हैं बच्चों, अलोइंग फॉर मोर एक्यूरेट टेस्टिंग ऑफ ड्रग इफेक्ट्स। फिर वो देखते हैं कि जो अद्वयात है इसका किस तरह से इसका कोई बेहतर नतीजा हमें हासिल होता है, ठीक है, जो अद्वयात है ना उसके किस तरह से बेहतर नतीजे हमें हासिल होते हैं, इसको वो देखते हैं, अलाउ करते हैं मॉडल्स के ऊपर एंड रिड्यूस और कम कर देते हैं द रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंस, इन्हिसार और एनिमल मॉडल्स पर। बच्चों जो स्टेम सेल्स का जो स्टेम सेल की जो डेवलपमेंट है ना ह्यूमन डिजीज के मॉडल्स की और इन पर जो है वो ड्रग इफेक्ट्स के टेस्टिंग की, तो बच्चों एनिमल मॉडल्स पर जो हमारा डिपेंडेंस है ना, जो हमारा इन्हिसार है, इसको क्या कर देता है बच्चों, कम कर देता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी भी अच्छी समझ आ गई होगी। बच्चों अगर आपका किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो थर्ड यूज है स्टेम सेल का, दिस इज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। बच्चों क्या है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन? बच्चों पर्सनलाइज्ड कहते हैं जाति को, मेडिसिन आपको पता है दवाई या इलाज वगैरह को हम कहते हैं। अब जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का क्या मतलब है, जाती इलाज। बच्चों अब इसमें क्या किया जाता है, एक पेशेंट है ना, जो फर्ज करें एक पेशेंट है, इसको कोई प्रॉब्लम है, अब बच्चों इसी की बॉडी से स्टेम सेल्स लिए जाते हैं और इसी की बॉडी के स्टेम सेल्स को इसी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस तरीकेकार को हम बच्चों कहते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। क्लियर? साइंस पर रीड करते हैं तो कहते हैं स्टेम सेल्स कैन बी ड्राइव फ्रॉम द पेशेंट्स ओन सेल्स। जो स्टेम सेल्स हैं वो पेशेंट के अपने ही सेल से ड्राइव किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या करते हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं रिस्क ऑफ इम्यून रिजेक्शन। अब बच्चों हम इसको मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पेशेंट है, फर्ज करें इस पेशेंट का ना लिवर डैमेज हो गया। क्या हो गया बच्चों? लिवर डैमेज हो गया। अब लिवर डैमेज हो गया ना, अब इसको क्या करना है, वो डैमेज लिवर है उसकी जगह पे हमने, ठीक है, लिवर का नया हिस्सा लगाना है। अब बच्चों वो कैसे लगाएंगे, अब बच्चों फर्ज करें कि अगर हम किसी और पेशेंट के स्टेम सेल्स लेते हैं और उस पेशेंट के स्टेम सेल्स लेकर हम उनसे लिवर बनाते हैं और उस लिवर को बच्चों हम यहाँ पे लगा देते हैं ना,
तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इम्यून रिजेक्शन के चांसेस हैं। कैसे बच्चों, हमारी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, वो हमारी बॉडी को अच्छी तरह से पहचानते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को अच्छी तरह से पहचानते हैं, वो हमारी बॉडी के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज नहीं बनाते, वो हमारी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करते। अब बच्चों होता क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स कुछ जब बाहर से हमारी बॉडी में बाहर से कोई भी चीज आते हैं ना, तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स उसको छोड़ते नहीं है। अब जब बच्चों किसी और की बॉडी के स्टेम सेल्स लेके हम लिवर बनाएंगे, जब वो लिवर जो है हमारी बॉडी के अंदर लगाया जाएगा, तो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स उस लिवर को एज एन एनिमी, दुश्मन कंसिडर करेंगे कि फॉरेन एजेंट है, ठीक है, मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करेंगे बच्चों, उसको क्या कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट करके उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। तो बच्चों ये जो प्रोसेस है ना, इसे हम कहते हैं इम्यून रिजेक्शन। ये वो प्रोसेस जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो किसी भी ऑर्गन के ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट करते हैं, इसे हम इम्यून रिजेक्शन कहते हैं। तो बच्चों अब इम्यून रिजेक्शन से बचने के लिए क्या ही बेहतर हो क्या, वो पेशेंट जिसका लिवर डैमेज हुआ है, हम उसी पेशेंट के स्टेम सेल्स लें, उसी पेशेंट के स्टेम सेल्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या बनाए, उससे लिवर बनाए, और फिर उस लिवर को बना के उसको क्या करते हैं बच्चों, लगा दें। तो बच्चों अब उसकी जो व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, अब वो उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वो उसी की बॉडी का हिस्सा है, उसी की बॉडी के सेल्स लेके हमने बनाया है। तो बच्चों ये क्या कर देगा, ये इम्यून रिजेक्शन के रिस्क को कम कर देगा। मैंने यूज ट्रीटमेंट जब उसे इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं इसको दोबारा रीड कर देता हूँ। स्टेम सेल्स जो है बच्चों कैन बी ड्राइव फ्रॉम पेशेंट्स ओन सेल्स। स्टेम सेल जो है पेशेंट के अपने सेल से निकाले जा सकते हैं, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इम्यून रिजेक्शन, जो कि इम्यून रिजेक्शन के खतरे को कम कर देते हैं जब उन्हें इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों यहाँ पे देखिए, दिस पर्सनलाइज्ड अप्रोच, अब ये जो जाती अप्रोच है ना, जिसमें हम पेशेंट्स के अपने ही सेल्स का, अपने ही स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं उसके इलाज के लिए, कैन लीड टू मोर इफेक्टिव एंड सेफर थेरापीज। अब बच्चों इससे इलाज जो है वो ज्यादा मौसर और महफूज है, ठीक है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम पेशेंट के अपने स्टेम सेल्स लेंगे, जब उसकी बॉडी में लगाएंगे, उससे जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स बनाए हमने, टिश्यू बनाया है, जब उसकी बॉडी में लगाएंगे तो वहां पे किसी भी किस्म की कोई इम्यून रिजेक्शन नहीं होगी। तो ये जो है ये बड़ा ही सेफ मेथड है, ठीक है, थेरापी का, इलाज का। क्लियर। तो बच्चों ये जो है इसका थर्ड यूज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। अब जो यहाँ पे ना एक क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या, अब देखिए ना, जब हम एक पेशेंट जो है, हम उनके स्टेम सेल्स लेकर हम उनसे पार्ट बना के वहां पे लगा सकते हैं, तो क्या हम उनसे नए ऑर्गन्स बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर, ठीक है, एक पेशेंट जो है उसकी किडनी खराब हो गई है, ठीक है, किडनी जो है वो काम नहीं कर रही, अब हम उस पेशेंट के स्टेम सेल्स लेके नई किडनी बना के उसको लगा दें, इज इट पॉसिबल, कैसा पॉसिबल है। एक पेशेंट जो है उसकी आंख जाया हो गई है, खुदा ना खास्ता, क्या हम उसकी बॉडी के स्टेम सेल्स लेके क्या उससे नई आंख बना सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट करें कि क्वेश्चन जो है, ठीक है, उसका दिल काम नहीं कर रहा हार्ट अटैक की वजह से, ठीक है, मसल्स, जो दिल के मसल्स हैं इनकी डेथ हो गई है, क्या हम स्टेम सेल्स की मदद से नया हार्ट बना सकते हैं। तो बच्चा इसका आंसर अभी तक है कि नो, ठीक है। अब फिर जब हम अभी अपने ऊपर पढ़ा कि हम स्टेम सेल्स की मदद से देखें डिजीज मॉडल्स तैयार करते हैं, हम पर्टिकुलर ऑर्गन्स तैयार करते हैं। अब बच्चों ये जो ऑर्गन्स हम स्टेम सेल्स की मदद से तैयार करते हैं, एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं होते हमारे रियल ऑर्गन्स के, बल्कि उसकी, ठीक है, आप ये समझें कि उसकी कॉपी होते हैं, ठीक है। और कॉपी इस तरह के होते हैं कि वो उन जैसा थोड़ा बहुत काम करते हैं, इस काबिल नहीं होते कि हम उनको, ठीक है, ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल कर सके। जब उनको हमारे बॉडी के अंदर लगाया जाएगा वो प्रॉपर एग्जैक्ट ठीक काम करेंगे, बच्चों के इस काबिल नहीं होते ऑर्गन्स। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करते हुए नए ऑर्गन्स बना के उसको ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट कर दे। क्लियर। तो ये अब देखें, जनरल क्वेश्चन आपके जहन में आना चाहिए कि आया कैसा पॉसिबल है, तो बच्चा ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ माइनर इंजरीज, हमारी बॉडी के अंदर माइनर टिश्यू रिपेयर के लिए हम स्टेम सेल्स को जो है वो आज के दौर में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं अभी कि हम स्टेम सेल्स की मदद से ज्यादा बेहतर से बेहतर ऑर्गन्स बनाए जा सके जिसको हम ट्रांसप्लांट के लिए इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन अभी ऐसे कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सामने नहीं आई। लेकिन इस बात पे वर्क हो रहा है और साइंटिस्ट मुसलसल इस पे ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों हार्ट रिपेयर के लिए हम, ठीक है, हार्ट रिपेयर के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेन में हम इसे न्यूरॉन्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं स्टेम सेल्स को, ठीक है। अब आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने आपको जनरल लिखा, ठीक है, जनरल आप लोगों को समझाने के लिए मैंने आपको ड्रॉ किया हुआ है। अब बच्चों जो लिवर है इसे रीजनरेटिंग, ठीक है, लिवर सेल्स को दोबारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकते हैं। अब जो मसल्स, कुछ बीमारियों के अंदर जो मसल्स है ना वो वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो हम मसल स्टेम सेल्स या फिर जैसे आप क्या कहते थे, सैटेलाइट सेल्स कहते थे, ठीक है, वो खास बीमारियों में हम, ठीक है, दोबारा उन्हें बना सकते हैं बच्चों। इसके अलावा आईज, आई का हमारा जो आगे वाला प्रोपोर्शन है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, आंख का जो पर्दा है जिसे हम रेटिना कहते हैं, इसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा किडनीज बच्चों अभी मुकम्मल ऑर्गन नहीं बना, ठीक है, किडनीज क्योंकि जाहिर सी बात है किडनीज का हम पार्ट तो नहीं ना चेंज कर सकते, किडनी जो है मुकम्मल ही रिप्लेस होती है। तो किडनी अभी तक इसकी मदद से, स्टेम सेल्स की मदद से हमने इसका मुकम्मल ऑर्गन जो है वो अभी तक नहीं बनाया। इसके अलावा जो स्किन में अगर कोई हिस्सा जल गया है तो उस जले हुए हिस्से को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, स्टेम सेल्स की मदद से नई स्किन बना के और फिर उसको वहां पे, ठीक है, अटैच कर सकते हैं। क्लियर।
तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इनके यूजेस की जो है वो अच्छी समझ आ गई होगी। इनके 3 यूजेस हैं, बहुत आसान है, ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना है बच्चों। इसके अलावा लास्ट पे मैं आपको एक ठीक है छोटा सा पॉइंट जो है मैं आपको और बता देता हूँ। और जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी को अच्छी तरह से पहचानते हैं, हमारी बॉडी को अच्छी तरह से पहचान कर उसके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज नहीं बनाते, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते। तो जो आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि वाई यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि व्हाइट ब्लड सेल्स ने हमारे जो पेनक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो बीटा सेल्स है को डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे ही आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। वो जो अब होता यह है कि हमारी बॉडी के अंदर ना जब व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स की मदद से, ठीक है, उनसे आगे जब माइलॉइड और लिम्फोइड स्टेम सेल्स की मदद से जब व्हाइट ब्लड सेल्स बनते हैं ना, तो उन व्हाइट ब्लड सेल्स को तालीम दी जाती है, उनको तरबियत दी जाती है। हमारी बॉडी के अंदर ना ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जिसे एक को हम कहते हैं थाइमस ग्लैंड, हमारे बॉडी के अंदर एक होता है, हम इसको पढ़ेंगे आगे, ठीक है, ग्लैंड है बच्चों, उनको क्या कहते हैं, तरबियत देते हैं, उनको एक एक चीज बताते हैं कि हमारी बॉडी का अपना अपना हिस्सा है, इसको आपने कुछ नहीं कहना, और इसके अलावा कुछ आ जाए तो आपने उसे छोड़ना नहीं है। तो बच्चों हमारी बॉडी के कुछ, ठीक है, प्रोटीन, हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि उन व्हाइट ब्लड सेल से हमेशा छुपे रहते हैं। क्या रहते हैं बच्चों, हमेशा से छुपे रहते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे पेनक्रियाज का आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के अंदर जो प्रोटीन्स पड़ी हुई है ना, ये व्हाइट ब्लड सेल्स को इनका नहीं पता होता कि मेरी बॉडी का ये पार्ट है भी कि नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है पेनक्रियाज के अंदर करके लेयर्स होती है उसके अंदर ये मौजूद होती है, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल्स को इनका नहीं पता था। अब होता क्या है, बाजुकात किसी भी केस में जब भी पेनक्रियाज डैमेज हो जाए, ठीक है, पेनक्रियाज क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, ठीक है, किसी भी वजह से, तो बच्चों उन केस में क्या होता है, ये ठीक है, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स है ना, वो जब उनके सामने हमारे बीटा सेल्स आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बीटा सेल्स हमारी बॉडी के पार्ट नहीं है, बाहर से कोई फॉरेन एजेंट है। तो वो क्या करते हैं बच्चों, इनको खत्म करना शुरू कर देते हैं, इनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। इसे हम ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। क्लियर? तो अब आपके जहन में चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को हमारी सारी बॉडी की इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है, वो हमारी बॉडी को कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं, ठीक है, जिनका व्हाइट ब्लड सेल्स को पता नहीं होता, जो कि उन्हें कभी एक्सपोज ही नहीं होती चीजें, ठीक है। तो अगर किसी भी डैमेज की वजह से वो चीजें उन्हें एक्सपोज हो जाए तो वो उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। क्लियर? तो बच्चों यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैटेगरीज ऑफ स्टेम सेल्स को स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज।